अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज जो मैं आपको ये कोर्स पढ़ाने लगा हूँ, आज इसकी पहली वीडियो है। मैंने सोचा कि यार कोर्स पढ़ाता हूँ, और आज इसकी पहली वीडियो इस कोर्स की। तो शुरू में चैप्टर 3 से कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेन प्रोग्रामिंग शुरू है। चैप्टर 1 और 2 जो है वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, तो उनको मैं कोशिश करूँगा कि आखिर में कवर करूँ, और चैप्टर 3 पे पहले आ जाऊँ। क्योंकि चैप्टर 3 से प्रोग्रामिंग है, वो भी इंशाल्लाह कवर करूँगा, लेकिन आखिर में, क्योंकि वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है। पहले आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। और ये कोर्स देखने के बाद मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको किसी और कोर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कोर्स देखने के बाद आप बेहतरीन इंटरमीडिएट लेवल की प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीख जाएंगे C++ के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर 3 का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये हमारे चैप्टर का नाम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि होती क्या है, तो देखते हैं इसको। C++ is general purpose programming language that support various computer programming models such as object oriented programming and generic programming। तो कहता है कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? अब जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि यार पानी लेके आ जाओ। मैंने आपसे उर्दू में बात की है, और इसका मतलब भी आपको समझ आ गया कि यार ये बंदा मुझे पानी लेके आने को कह रहा है। इसी तरह कंप्यूटर से जब हमने कोई काम लेना होता है, तो हम कंप्यूटर को उसकी ज़बान में बात करते हैं उससे। अभी अगर मैंने आपसे काम लेना है, तो मैं आपसे उर्दू में बात करूँगा। अब अगर कंप्यूटर से मैंने कोई स्पेसिफिक काम कराना है, तो फिर मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करूँगा। अब ये जो C++ है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर समझता है। जो हम कंप्यूटर को कहते हैं, वो हमें वो करके दे देता है। ये चीज़ है C++। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, और जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल लाइफ के थोड़ा करीब है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं अब आपको अभी नहीं समझाऊंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ, पहला लेक्चर है। ये जब मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा, क्लासेस ऑब्जेक्ट और ये चीज़ें बनेगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार ये क्लासेस क्या, ऑब्जेक्ट, ये बंदा क्या बातें कर रहा है। अभी इसको भूल जाएं, अभी सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पर फोकस करें। यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या, और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बता दी कि यार ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है काम करने के लिए, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ उसी तरह की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और भी बहुत सी होती हैं। जावा होती है, पाइथन होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है, विजुअल बेसिक होती है। तो उनमें से एक C++ है, क्योंकि C++ आपके कोर्स में शामिल है। अच्छा, फिर आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज़ है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। ओके, होगा। ये हो गई बुक की डेफिनेशन। बुक की डेफिनेशन हो गई है। बुक की डेफिनेशन में क्या था कि यार कंप्यूटर प्रोग्राम है एक ऐसी चीज़, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक भी बात समझ आ जाती है। अब आपने घबराना नहीं है कि यार ये बंदा क्या लिख रहा है, यूजिंग नेम स्पेस, ये क्या बात नहीं लिख रहा है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। तो ये चीज़ है, ये आप फुल इग्नोर करो। अभी फुल मैं आपको समझाना भी नहीं चाह रहा, इसको आप ऐसे समझो कि यार ये चीज़ इग्नोर मारो इसको फुल। क्योंकि ये कोडिंग है। ये आपको पहले लेक्चर से ही नहीं शुरू कराऊंगा, मैं पहले इसको ब्रीफ दूंगा, आराम आराम से, आराम आराम से आपको चीज़ें खुद सारी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मक्खन कराऊंगा आपको, प्रोग्रामिंग ईजी रहना है आपने। तो अब ये जो मैंने लिखा है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और ये चीज़ें मैंने सारी लिखी हैं। माय नेम इज़ कोडेक्स, ये मैं कह देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक लाइन लिखी है। अब ये जो लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 5 तक जितनी भी चीज़ है ना, ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम है। ठीक है, ये क्या चीज़, ये क्या है, एक प्रोग्राम है। और प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या थी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है, ये तीसरी इंस्ट्रक्शन है, ये चौथी है, और ये आखिर में पांचवी इंस्ट्रक्शन है। तो क्या 5 इंस्ट्रक्शन का सेट है, ये काम परफॉर्म करता है। अब क्या काम परफॉर्म करेगा, अगर इसको अभी मैं रन करूं, रन हो रहा है ये देखें, ये रन हो गया, और ये इसने मुझे दिखा दिया माय नेम इज कोडेक्स।
यानी ये एक ऐसी चीज़ है, ये जो मैंने कोड लिखा था ये वाला, ये कोड जो मैंने लिखा था उसमें था कि यार उसको मैंने सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में ये बताया कि मुझे शो कराओ माय नेम इज़ कोडेक्स। फिलहाल आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है सी आउट क्या है, मेन क्या है, नेम स्पेस क्या है, कुछ भी ना, रहने दें आप इसको। इतना समझ ले कि ये मैंने एक 5 लाइनों का एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी है जिसने कंप्यूटर को एक काम करने को बताया और वो कंप्यूटर ने करके दिखा दिया हमें। तो यही चीज़ चाहिए थी हमें उसमें। ओके हो गया। अब आ जाते हैं कि अ, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ प्रोग्राम दैट अलाउ कंप्यूटर यूजर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, स्काइप इज़ अ प्रोग्राम दैट यूज टू मेक कॉल्स फ्री ऑफ चार्ज टू अदर पीपल हु आर ऑन स्काइप। ठीक है, जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी प्रोग्राम है ना, वो आपको क्या चीज़ अलाउ करता है, डॉक्यूमेंट बनाना। ठीक है, स्काइप भी एक प्रोग्राम है, वो आपको क्या चीज़ अलाउ करता है, लोगों से बात करना। अब ये जो हमने बहुत ही बेसिक प्रोग्राम लिखे हैं, ये हमें क्या चीज़ अलाउ करता है, ये हमें डिस्प्ले कराता है माई नेम इज़ कोडेक्स। ठीक है, इसका भी एक पर्पज़ है लेकिन बहुत ही बेसिक पर्पज़ है। ठीक है, तो प्रोग्राम लाजमी कोई ना कोई काम करेगा। अच्छा, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस इन मशीन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस। अच्छा, यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन आएगा कि यार आप तो हमें कह रहे हो कि कंप्यूटर सी प्लस प्लस लैंग्वेज समझता है और सी प्लस प्लस में तो आपने कहीं भी वन और ज़ीरो और ये चीज़ें नहीं लिखी, तो ये क्या चक्कर है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने ये कोड लिखा है, ये वाला कोड, ये मैंने बज़ाहिर तो इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना ये सी प्लस प्लस, जैसे कि स्पेस हो गया, स्पेस इंग्लिश का वर्ड है, नेम हो गया ये इंग्लिश का वर्ड होता है, यूजिंग इंग्लिश का वर्ड है, इंक्लूड इंग्लिश का वर्ड है। तो इंग्लिश के वर्डों से मिलके ये चीज़ बनी हुई है। ठीक है, सी प्लस प्लस ओके हो गया। अब आप बोलोगे कि यार ये वन और ज़ीरो तो आपने नहीं लिखा इधर, तो आपने इंक्लूड और ये, फिर ये कैसे कंप्यूटर को समझ आ गया। ये इस वजह से समझ आ गया क्योंकि जिधर मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो कंपाइलर में मैं लिख रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर का नाम है कंपाइलर। जब भी आप कोडिंग करेंगे कंपाइलर के अंदर करेंगे। ठीक है, कंपाइलर के अंदर क्यों करेंगे, क्योंकि कंपाइलर आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है वन और ज़ीरो में। कंपाइलर में इसलिए आप करेंगे क्योंकि कंपाइलर में आप जो भी लिखेंगे वो आपको वन और ज़ीरो में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बताएगा। अब ये सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, सी प्लस प्लस की कंपाइलर होने का मतलब है कि ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज को वन और ज़ीरो में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दिखाता है। तो मैंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज लिखी थी अपनी आसानी के लिए, क्यों, क्योंकि मुझे सी प्लस प्लस लैंग्वेज समझ आती है और वन और ज़ीरो में नहीं समझ सकता, तो ये मेरे लिए आसान है उससे। तो मैंने क्या किया कि यही चीज़ लिखी कंपाइलर में, कंपाइलर ने ट्रांसलेट करके वन और ज़ीरो में कंप्यूटर को दिखा दी। ओके हो गया, ये भी समझ आ गया। Therefore, a program written in a high-level language must be translated into machine language before execution। ये देखें वही बात आ गई। अब ये जो सी प्लस प्लस है ना, सी प्लस प्लस ये है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और वन और ज़ीरो क्या है, वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है और कंप्यूटर वन और ज़ीरो को समझता है, तो वो मशीन की लैंग्वेज हो गई। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो होती हैं, जो इंसानों को समझ आ सकती हैं, वो लैंग्वेजेस होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। शुरू शुरू में पता है क्या होता था कि जो लोग प्रोग्राम लिखते थे ना, तो उनको बड़ी मुश्किल होती थी, वो जीरोज और वंस में कैसे लिखते हैं, आप मुझे खुद बताओ, जीरो और वन में तो बहुत मुश्किल है लिखना। फिर उन्होंने ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, programs are written in English oriented high level language such as Visual Basic, Pascal, Java, C++। फिर उन्होंने इंग्लिश ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई थी। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब है कि इंसान को भी समझ आ जाती है और कंपाइलर को भी समझ आ जाती है, और कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को भी समझा देता है। लो लेवल लैंग्वेज इंसान को समझ नहीं आती, वो कोड नहीं कर सकता उसमें, कंप्यूटर को नहीं बता सकते कि वो क्या चाह रहा है। तो इस वजह से हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोड करते हैं। तो वन और ज़ीरो लो लेवल लैंग्वेज हो गई, और सी प्लस प्लस और जितनी भी बाकी इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं जो इंग्लिश के लफ्ज़ों से मिलके बनी है, वो हो गई हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, दिस टास्क इज अचीव बाय सॉफ्टवेयर नोन एज कंपाइलर। मैंने आपको कंपाइलर का काम बता दिया, ये देखें, ये कह रहा है मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, दिस टास्क इज अचीव बाय सॉफ्टवेयर नोन एज कंपाइलर। ट्रांसलेशन का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। A program written in a high level language is called source code and its equivalent program in machine language is called object code। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो हमने ये प्रोग्राम लिखा है ना वन से लेकर फाइव तक, ये हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है, सी प्लस प्लस के अंदर लिखा है। ठीक है, सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में लिखा है ना,
तो इस 1 से 5 लाइन के कोड को हम कहेंगे सोर्स कोड। सोर्स कोड, और यही कोड जब कंपाइलर कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके दिखाएगा, फिर उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड, ट्रांसलेटेड कोड को। इस कोड की ट्रांसलेशन को कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। और इसको, क्योंकि उस ट्रांसलेशन का सोर्स क्या है, ये 5 लाइनें, तो ये 5 लाइनें क्या हो गई, सोर्स कोड। और इस 5 लाइनों की ट्रांसलेशन 1 और 0 में क्या हो गई, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक हो गया, यहाँ तक भी समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अब आता है हेडर फाइल्स क्या होती है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हेडर फाइल जो होती है ना, आप मिसाल के तौर पे हेडर फाइल को ऐसे समझ लो कि हेडर फाइल एक फाइल है जिसके अंदर बहुत से फंक्शंस होते हैं। ठीक हो गया, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत से फंक्शंस होते हैं। अब ये जो आईओ स्ट्रीम है ना, ये आईओ स्ट्रीम, ये जो मैंने इंक्लूड कराई हुई है, ठीक है, ये आईओ स्ट्रीम वर्ड जो है, जो मैंने सेलेक्ट किए वर्ड, ये है एक हेडर फाइल। और ये जो सी आउट है ना, सी आउट, ये इस आईओ स्ट्रीम के अंदर का एक फंक्शन कह लें आप, एक फंक्शन है। सी आउट का काम क्या है, हमें चीज़ दिखाना। जैसे कि सी आउट के फंक्शन को मैंने दिया हुआ है माई नेम इज कोड एक्स, तो सी आउट के फंक्शन ने मुझे माई नेम इज कोड एक्स लिखा हुआ दिखा दिया। अब ये सी आउट का फंक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है आईओ स्ट्रीम के अंदर। तो अगर इसको मैंने यूज़ करना है तो मुझे आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कराना पड़ेगा। आईओ स्ट्रीम को क्या कराना पड़ेगा, इंक्लूड। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अगर ये मैं आईओ स्ट्रीम यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, आईओ स्ट्रीम मैंने हटा दिया, अब अगर मैं यूज़ करूँ इसको प्रोग्राम को, तो ये मुझे इसने एरर दे दिया, कह रहा है सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, सी आउट इज डिफाइंड इन हेडर आईओ स्ट्रीम। देख रहे हैं आप, सी आउट इज डिफाइंड इन हेडर आईओ स्ट्रीम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सी आउट, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो वो कहेगा कि यार सी आउट को डिक्लेयर ही नहीं है, सी आउट तो आईओ स्ट्रीम में पड़ा है, तुम आईओ स्ट्रीम तो इंक्लूड कराओ तब इसको यूज़ करो। तो ये तो सिंपल सी बात है कि ये आईओ स्ट्रीम क्या है, एक हेडर फाइल है, एक लाइब्रेरी है, बेसिकली लाइब्रेरी कह लें आप इसको। आईओ स्ट्रीम एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर सी आउट का एक फंक्शन मौजूद है इस आईओ स्ट्रीम के अंदर पहले से ही। ठीक है, तो जब भी हमने इस सी आउट के फंक्शन को यूज़ करना होगा, इसके अंदर बहुत से और भी फंक्शन है, लेकिन इस तरह का एक फंक्शन सी आउट है। तो जब भी हमने सी आउट को यूज़ करना होगा तो हम आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कराएंगे लाजमी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ओके हो गया। अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है। C++ contain many header file. Header file contain information that is required by the program in which these are used. वही बात आ गई कि header file के अंदर information होती है जो हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी होती है। Some example of header file are iStream, Conio and Math. कुछ एग्जांपल्स हैं। iStream मैंने आपको एक बता दी, इस तरह की एक Conio भी एक लाइब्रेरी और एक मैथ की भी एक लाइब्रेरी होती है। ये कुछ बेसिक लाइब्रेरीज आपको बताई हुई है। मैथ्स की लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, साइन का फंक्शन, स्क्वायर रूट का फंक्शन। ये अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए मैथ की लाइब्रेरी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसके बगैर आप नहीं निकाल सकते स्क्वायर रूट। तो इस तरह की और भी लाइब्रेरीज होती हैं, स्ट्रिंग होती है, सी स्ट्रिंग होती है। लेकिन ये अभी जो जो बेसिक हैं ये आपको इन्होंने बताई हुई एग्जाम्पल्स हैं लाइब्रेरी की। दीज फाइल्स आर इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ C++ कंपाइलर। अच्छा, आप C++ के जो कंपाइलर है ना, जो कंपाइलर होता है, ये आप जब डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर पहले से ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पहले से ही होती है कि जब वो डाउनलोड जब आप करोगे तो वो साथ ही खुद ही डाउनलोड हो जाएगी, वो आपको बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जब आप करोगे तो उस लाइब्रेरी के अंदर आयो स्ट्रीम की एक हेडर पड़ी हुई है, मैथ की पड़ी हुई है, कोनियो की पड़ी हुई है, और यानी ये आयो स्ट्रीम एक लाइब्रेरी हो गई ना। ये लाइब्रेरी भी इटसेल्फ एक और लाइब्रेरी में पड़ी हुई है जो C++ के पास पहले से ही मौजूद है। आयो स्ट्रीम की लाइब्रेरी खुद भी एक लाइब्रेरी में पड़ी हुई है जो C++ के पास पहले से ही मौजूद है। और जब भी हमने आई स्ट्रीम का कोई फंक्शन यूज़ करना है तो हम C++ की लाइब्रेरी से आई स्ट्रीम की लाइब्रेरी उठा के अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा लेंगे, और जो भी हमने फंक्शन यूज़ करना होगा वो हम कर सकते हैं। आई स्ट्रीम का जो भी फंक्शन होगा, जैसे कि सी आउट है, तो वो हम यूज़ आराम से कर सकते हैं। और अगर हम नहीं लगाएंगे वो लाइब्रेरी तो प्रोग्राम एरर देगा, बोलेगा यार ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता है क्या है। तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी ताकि उसको पता चल जाए कि अच्छा इस लाइब्रेरी का फंक्शन है। फिर आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, क्या चीज़ है। अच्छा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आप ये समझ लेना कि तरीका, ये क्या थी, ये थी हेडर फाइल या लाइब्रेरी। ठीक है,
तो इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करने का जो तरीका है ना, अब ये आई स्ट्रीम जितना मैंने वर्ड सेलेक्ट किया है, ये क्या है, ये इटसेल्फ एक लाइब्रेरी है। लेकिन ये हैश से लेकर इस आखिरी ब्रैकेट तक, हैश से लेकर आखिरी ये जो ये क्लोजिंग ब्रैकेट है यहाँ तक लिखा हुआ ये सारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हमने इस लाइब्रेरी को किस तरह से इंक्लूड किया, किस तरीके से इंक्लूड किया, पहले हैश लिखा, फिर इंक्लूड का वर्ड लिखा और ब्रैकेट के अंदर लाइब्रेरी का नाम लिख दिया। अब ये जो तरीका है ना, इस पूरे तरीकों को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या कहते हैं इसको? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है? लाइब्रेरीज इंक्लूड कराता है आपके प्रोग्राम में। जौन सी भी लाइब्रेरी आपने इंक्लूड करानी है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर, यहाँ पे उस लाइब्रेरी का नाम लिख दें। अभी अगर मैंने एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करानी है तो मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड कोनियो, अगर मैंने कोनियो की लाइब्रेरी इंक्लूड करानी है। अगर मैथ की करानी है तो लिखूंगा हैश इंक्लूड मैथ। ठीक है, इस तरह की जितनी भी मुझे लाइब्रेरीज की ज़रूरत होगी वो मैं इंक्लूड कराता जाऊंगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से, इस तरीके की मदद से। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारा प्रोग्राम, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, ये वही बात है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, और ये उसका सिंटैक्स बता दिया कि यार ये तरीका है, इस तरह से हम इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरीज, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी है। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास? आगे हमारे पास आ जाते हैं रिजर्व वर्ड्स। अच्छा, अब रिजर्व वर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड्स की मैं आपको इधर दिखाता हूँ। सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ब्ला 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 ब्ला, मैंने लिख दी ये बात। ये कुछ और भी हो सकती है, चले मैं थोड़ा इंसानों वाली हरकत करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम प्रोग्रामर। ठीक हो, ये मैंने एक बात लिख दी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर या इफ या एल्स। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि यार आपके जहन में भी है ये, यार ये आई एम प्रोग्रामर मैंने लिखा, या आई मैंने लिखा, या एम लिखा, या प्रोग्रामर लिखा, ये तीन लफ्ज मैंने लिखे, इनमें से कोई एक लफ्ज बोल्ड ना हुए, और ये फॉर क्यों बोल्ड हो गया, इफ क्यों बोल्ड हो गया, और ये एल्स क्यों बोल्ड हो गया, ऐसे क्यों? इनमें से आई क्यों नहीं हुआ, एम क्यों नहीं हुआ, और ये प्रोग्रामर क्यों नहीं हुआ? ये आपका क्वेश्चन होगा ना। और ये फॉर क्यों बोल्ड हो गया, इफ क्यों बोल्ड हो गया, एल्स क्यों बोल्ड हो गया? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये इस वजह से बोल्ड हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स थे, फॉर, इफ और एल्स। आई कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं। अब रिजर्व वर्ड क्या होता है? रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर ने अपने पास स्टोर करके रखे होते हैं अपने काम के लिए। अब यूजिंग है ना, यूजिंग, ये देखें बोल्ड हुआ है। यूजिंग, कंपाइलर को पता है कि यूजिंग का मतलब है कि यूज कर रहा हूँ, और ये जैसे इंक्लूड है, इंक्लूड, इंक्लूड भी रिजर्व वर्ड है। ठीक है, इंक्लूड का मतलब है कि मैं फाइल लाइब्रेरी इंक्लूड करा रहा हूँ, इसके अलावा आप कोई और भी कोई और लफ्ज़ लिखेंगे ना इंक्लूड के अलावा तो वो नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसने लाइब्रेरी को शामिल करने के लिए यही वर्ड अपने पास रिजर्व किया हुआ है, इंक्लूड, यही आपको लिखना पड़ेगा, यही उसका रिजर्व वर्ड है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यार सी प्लस प्लस ना इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इंग्लिश के लफ्ज़ों से मिल के बनी है। तो यही जो लफ्ज़ उसने मिलाए हुए हैं ना, यही जो लफ्ज़ उसने अपने पास रखे हुए हैं, जो उसके पास है काम करने के लिए सी प्लस प्लस के पास, इन्हीं वर्ड्स को कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या कह रहा है? रिजर्व वर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स विच आर रिजर्व बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पज इन प्रोग्राम। वही बात आ गई कि रिजर्व वर्ड ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने पहले से अपने पास रिजर्व करके रखे होते हैं किसी खास काम के लिए। जैसे कि इंक्लूड था, इंक्लूड का क्या काम था? वो हेडर फाइल को इंक्लूड कराता था, वो रिजर्व वर्ड है। इंक्लूड के अलावा आप कुछ भी लिख दोगे उधर, उधर आप लिख दो कि यार ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इधर आप लिख दो शामिल, शामिल, हम उर्दू में कहते हैं ना कि यार, अब मैं कह रहा हूँ इसको कि यार है शामिल, आयो स्ट्रीम की लाइब्रेरी शामिल करो। ठीक है, अब देखते हैं शामिल करते हैं नहीं करता। वो एरर दे दिया उसने, कहता है शामिल क्या है, शामिल का तो मुझे नहीं पता, शामिल मैं नहीं समझता। तो अब मैं जब तक इंक्लूड नहीं लिखूंगा ही नहीं समझेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर मैं रन करूँ,
अब रन हो गया, अब इजीली रन हो गया। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इंक्लूड का क्या काम है और क्या मकसद है इंक्लूड का। शामिल का इसको नहीं पता था, हालांकि शामिल भी तो लफ्ज़ है कि यार शामिल करो। अच्छा ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये कोई नाजुक दिल वाले दिल पिला ले लेना। से ना अभी मॉनिटर को मुक्का मारो कि सर क्या बातें कर रहे हैं। तो इजी रहो, ठीक है, शुगल मेला भी लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो वापस आते हैं टॉपिक पे। क्या था, क्या रिजर्व वर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स विच आर रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन प्रोग्राम। रिजर्व वर्ड स्पेशल वर्ड्स हैं जो कि रिजर्व किए होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने किसी खास मकसद के लिए। ठीक हो गया। दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। अच्छा अभी वेरिएबल और ये चीज़ें ये आप भूल जाओ, ठीक है, इसका कोई मकसद नहीं है। इजी रहो, बस इतना समझ लो कि यार ये वेरिएबल के नाम में नहीं इस्तेमाल हो सकता। अब वेरिएबल क्या होता है, क्या काम करता है, वो भूल जाओ, वो मैं आपको समझाऊंगा, आराम से तसल्ली से समझाऊंगा। सम एग्जांपल ऑफ रिजर्व वर्ड आर ऑफ सी प्लस प्लस आर इफ, जैसे कि मैंने इफ लिखा था बोल्ड हो गया था, वाइड, ब्रेक, वाइल, केस, केयर। अब इफ का भी एक काम है जैसे इंक्लूड का काम था, वाइड का भी एक काम है खास, ब्रेक का भी काम है, वाइल का भी काम है, केस का भी काम है और केयर का भी काम है कोई ना कोई। ठीक है। तो ये सारे रिजर्व वर्ड है जो पहले से उसने अपने पास रिजर्व करके रखे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं है, ये सारे हैं, ये जो जितने भी नीचे आपको दिए हुए, हालांकि ये इतने भी नहीं है, सिर्फ इतने भी नहीं है, जो नीचे जितने दिए हुए ना आपको इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं वो लोग कि यार ये वर्ड्स हैं। ठीक हो गया। अब रिकॉल मारते हैं कि क्या बात बताई थी मैंने। रिकॉल हमने ये मारा कि यार सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है और जिसमें हमने कंप्यूटर से बात करनी होती है उसी लैंग्वेज में तब कंप्यूटर हमारी बात मानेगा और जो हम कह रहे हैं वो करके देगा। ठीक है, काम लेने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। फिर थी मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। मशीन लैंग्वेज में ये फ़र्क है कि वो कंप्यूटर समझते हैं, इंसान नहीं समझते, और वो 1-0 की ज़बान है और वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश के वर्ड से मिलके बनी होती है, जो इंसान भी समझ लेता है और कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को भी समझा देता है। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम लिखते हैं कंप्यूटर को एक ख़ास काम करवाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इंग्लिश में आप ये कह दो कि यार द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट टेल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक हो गया, इजी रहो, कोई रटने वाली बात नहीं है, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको बस जहन में बिठा लो। कोई ऐसा रट्टा मैं आपको नहीं बोल रहा कि यार यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो ये क्वेश्चन वन का आंसर, नहीं, इजी रहो, कोई रट्टे वाला सिस्टम। कोडिंग कभी भी रट्टे से आ ही नहीं सकती किसी को, ठीक है। तो ये बात तो समझ लें। उसके बाद आ जाता है क्या, उसके बाद हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ी थी हेडर फाइल। अच्छा हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल ऐसी फाइल होती है जो सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर पड़ी होती है, जिसके अंदर फंक्शन होते हैं। तो जब भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर वो यूज़ करनी होती है, ये रही हेडर फाइल, जब भी हमने प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा फंक्शन यूज़ करना होता है जो आईओ स्ट्रीम के अंदर पड़ा होता है, तो हम आईओ स्ट्रीम को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से इंक्लूड कराएंगे। ये सारी बातें आपको पता है जो मैंने आपको अभी बताई है, ऐसे रिकॉल करा रहा हूँ। यानी कि अगर आपको सी आउट यूज़ करना है तो आईओ स्ट्रीम को आपको इधर इंक्लूड कराना पड़ेगा। अगर कॉन्यो का कोई फंक्शन यूज़ करना है तो कॉन्यो इंक्लूड कराना पड़ेगा। अगर मैथ का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो मैथ इंक्लूड कराना पड़ेगा। समझ गए बात? बस ये आपको पता है, लाइक हो आप सारे, इतना मुझे यकीन है। ठीक हो गया। अब आप आ जाओ इधर, रिजर्वर्ड्स। रिजर्वर्ड्स क्या थे? ऐसे स्पेशल वर्ड जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं, और उससे क्या होता है कि वो ख़ास काम लेता है, और उस वर्ड्स को हम वेरिएबल के नाम के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक हो गया। फिर कहते हैं ऑल द रिजर्व वर्ड आर रिटन इन लोअर लोअर केस लेटर। अच्छा आप ये देख लो, इफ का आई भी छोटा, एफ भी छोटा, एंड ये सारे लोअर केस में, कोई भी ऐसा बड़ा लेटर आपको इसमें नहीं नजर आएगा रिजर्व वर्ड के अंदर। ठीक है, तो इसने काम आसान करने के लिए। अच्छा अभी अगर ये इस तरह करता, एक रिजर्व वर्ड कोई ऐसा होता जिसका ए बड़ा होता, दूसरे का छोटा होता, तीसरे का बीच में बड़ा होता, आधे छोटे, तो कन्फ्यूजन होती ना प्रोग्रामर के लिए। प्रोग्रामर ये नहीं याद रख पाता बेचारा कि यार कौन सा लेटर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसने ये ख़त्म करने के लिए उसने कहा है यार सारी छोटे में कर दो। क्यों? अच्छा अगर इसका भी बड़ा सीन है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सी प्लस प्लस ना, ये है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस क्या होता है? अपर केस होता है, लोअर केस, बड़े लफ्ज और छोटे लफ्ज। सी प्लस प्लस में अगर आप लिखोगे ना केस और केस, तो इस केस का वो अलग मतलब लेगा, इस केस का अलग मतलब लेगा।
क्योंकि ये बड़े में लिखे है, छोटे में लिखा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मसले ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, छोटे में ही सारे लिखते हैं प्रोग्रामर के लिए आसानी। तो हमने कहा गुड हो गया, थैंक यू जी। अच्छा, ये हमें लैंग्वेज ने आसानी दे दी, हमने कहा ओके हो गया। अब आते हैं हम अगले अपने उसके, फिर क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। अच्छा जी, स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का? अच्छा, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब नमाज का क्या स्ट्रक्चर है? नमाज बंदा जाके पहले नमाज पढ़ ले, फिर बाद में आके वजू करे। हाँ भाई, होगी नमाज? नमाज तो नहीं होगी, वो कारी लाते मारेगा बिल्कुल। और ठीक है, तो इसका फिर क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि यार पहले बंदा वजू करे, फिर नमाज पढ़े। ये स्ट्रक्चर है ना, अल्लाह की तरफ से हमें एक स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करना है। हमें नहीं फॉलो करेंगे तो लानत देगा कारी फिर, ठीक है। ये सीन है। तो इसलिए स्ट्रक्चर फॉलो जब तक आप करते रहते हैं तब तक यही भी रहते हैं। अच्छा, रियल लाइफ से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, अगर एक बंदा है, तबीयत ख़राब है, अक्सर ये होता है ना कि जिस दिन टेस्ट वगैरह होते हैं या कुछ क्विज होता है तो बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है, नेचुरल प्रोसेस है, कोई मजाक की बात तो नहीं है, ठीक है। तो बंदे की तबीयत ख़राब है, अब वो चाह रहा है कि यार एब्सेंट आ जाएगी, मसला हो जाएगा। तो इससे क्या है, एप्लीकेशन लिखो, ठीक है। एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है, पहले आप लिखो कि यार प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ, टीचर को टू द प्रिंसिपल, एक स्ट्रक्चर से चलते हो, फिर उसकी बॉडी आती है, फिर आप आखिर में आप योर रिस्पेक्टफुली और जो भी चीज़ें ये लिखते हो, ठीक है। एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। इसी तरह सी प्लस प्लस प्रोग्राम का भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम का भी एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, ये मैंने किस दिन के लिए लिखा था? इसी दिन के लिए तो लिखा था। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में पहली चीज़ क्या हो गई, लिख लो ये अपने पास, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव याद कर लो। याद भी ना करो, मतलब क्या है, नज़र आ रही है कि यार प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पहले लगाया है। फिर ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ आती है। अच्छा, अब बाबा का ये क्वेश्चन होगा कि यार ओ भाई, सर नाड़ी ऐसी, सर पागल वागल हो गए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद इन्होंने वाइड मेल लगाया और सर वैसे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और चौड़े में आ रहे सर। नहीं भाई, ज़ीरो, ठीक है। ये मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको ये चीज़ नहीं पता तो ईजी रहो, तो आप वही चीज़ पकड़ो, इसको इग्नोर मारो, यूजिंग नेम स्पेस। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पहले, मेन दूसरे नंबर पे, फिर मेन की ओपनिंग ब्रैकेट और मेन की क्लोजिंग ब्रैकेट, और बीच में जो भी होगा वो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। क्या बताया मैंने? पहले पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन, मेन की ओपनिंग ब्रैकेट, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम और क्लोजिंग ब्रैकेट। यानी कि मेन की ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जितनी भी चीज़ आ रही होगी वो सारी क्या होगी, वो प्रोग्राम की बॉडी होगी। अब देखते हैं बुक वाले क्या कह रहे हैं। बुक वाले भी यही कह रहे हैं, ठीक है। बुक वाले भी कह रहे हैं कि यार पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाओ, फिर मेन फंक्शन लगाओ, फिर ओपनिंग ब्रैकेट लगाओ, फिर बॉडी होगी मेन फंक्शन की, फिर आएगी आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे कि यार इधर वॉइड लगाया हुआ है, आपने हिंट लगाया हुआ है। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ें। हर बंदे का प्रोग्रामिंग का एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है जिससे वो प्रोग्रामिंग करता है। जिस तरह हम आपस में बात करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत स्लो बातें करते हैं, कुछ होते हैं तेज़ बातें कर रहे होते हैं, उससे होता कुछ नहीं है, बात वो भी वही कर रहा होता है, वो भी वही कर रहा होता है, लेकिन हर बंदे का एक स्टाइल होता है। तो ये एक कोडिंग का स्टाइल है, तो हो तो उससे भी कुछ नहीं है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक हो गया। अब ये तो उन्होंने एक टेम्पलेट दिया हुआ था ना, एक जेनेरिक बात की हुई थी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब ये उन्होंने एग्जांपल दिखा दिए। ये उन्होंने क्या चीज़ इंक्लूड किया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये उन्होंने मेन फंक्शन, ये मेन की ओपनिंग ब्रैकेट, ये मेन की क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये चीज़ क्या है, ये आ गई आपके पास बॉडी प्रोग्राम की, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो मैंने चीज़ें मिस की है ना, सिर्फ ये रीडिंग वगैरह, ये मैंने आपको सारी वर्बली बता दी है। बाय द वे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार ये पढ़ लो एक दफ़ा। ना भी पढ़ोगे तो मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं इसमें वही लिखी होंगी, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा पढ़ लोगे तो ये है कि यार आपको मेरा बताया हुआ और ये पढ़ा हुआ याद रह जाएगा, और इजी हो जाओगे आपके लिए। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी इंशाल्लाह। आप जब पढ़ोगे आपको आराम से सब कुछ समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या लिखा है। फिर आ जाती है एक्सप्लेनेशन। अच्छी, ये भी मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेनेशन बताई हुई कि यार हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्यों लगाते हैं हम पहली लाइन में, ठीक है। तो इसका भी मैंने आपको बता दिया कि यार इसकी क्या वजह है, मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और सी आउट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने क्यों लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि मेन फंक्शन ना, मेन फंक्शन जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं ना तो हम वो मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं।
क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन, अच्छा ये बात थोड़ी जल्दी शायद मैं आपको बता दूंगा, चले ये बात रहने दे, ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाइए, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा अगर ये मैं आपको बता दूं। बस इतना समझ लें कि मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो प्रोग्राम की बॉडी होती है। ये फिर रीजंस है कि यार हैश, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टर हम क्यों लगाते हैं, एक्सप्लेनेशन ये मैंने आपको दे दी, ये आप बहरहाल आप फिर भी पढ़ लेना। अच्छा, फिर हमारे पास टॉपिक आता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर का। अच्छा, अब ये चीज़ है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेमी कॉलन को कहते हैं यार असल में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एक तो नाम इतने मुश्किल रख देते हैं, सेमी कॉलन नाम है और स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है ना, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो ये आ जाता है आपका, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि यार स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। स्टेटमेंट को क्या करता है? टर्मिनेट। अच्छा, आप बोलोगे सर तो फिर हवा में बातें कर रहे हैं। नहीं यार, बस दिखा रहा हूँ, सबर करो। अब ये यहाँ पे आपको लिख दे नजर आ रहा होगा प्रोग्राम, ये मैंने लगाया हुआ सेमी कॉलन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करोगे कि यार ये एक स्टेटमेंट है ना नंबर 4, ये जैसे मैंने आपको बताया था सी आउट की एक आई स्ट्रीम में एक सी आउट का फंक्शन होता है जिसको हम लिखते हैं अपनी खुद को दिखाने के लिए, जो भी हमने लिखा होता है। ठीक है, तो सी आउट हमें चीज़ शो करा देता है जो भी हम उसके अंदर लिखते हैं। अब इस सी आउट के अंदर मैंने क्या लिखा है, माय नेम इज कोड एक्स, तो सी आउट हमें वही चीज़ दिखा रहा है कि यार तुमने ये लिखा है। हमने क्या, ओके। फिर है, अब उसमें ये है कि सी आउट माय नेम इज कोड एक्स, यहाँ पर इसके बाद मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कंप्यूटर को पता चल जाए कि अच्छा ये स्टेटमेंट यहाँ तक है। जैसे कि आप इंग्लिश में लिखते हो, एक सेंटेंस लिखते हो, उसके आखिर में फुल स्टॉप लगा देते हो ताकि पता चल जाए पढ़ने वाले को कि यार ये सेंटेंस यहाँ तक है, इससे आगे अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक हो गया, ये वाला सीन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वर्ड है। अच्छा, जैसे है कि रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत जाने दो। इसमें क्या फुल स्टॉप कहाँ पे लगा हुआ है? रोको के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, रोको, ओ सॉरी, मत के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, रोको मत, रोको मत, ये एक सेंटेंस हो गया। जाने दो, इसका मतलब है कि यार रोको नहीं, इसको जाने दो। अच्छा, यही फुल स्टॉप अगर मैं रोको के आगे लगा दूं, रोको मत जाने दो, तो एक मसला बन गया, बन गया ना मसला। इसका जुमले का पूरा मीनिंग चेंज हो गया कि यार पहले वो कह रहा था कि रोको मत जाने दो, अब कह रहा है रोको मत जाने दो, ना जाने दो। वैसे इसी तरह के मसले कंप्यूटर बेचारा भी वो है ना यार, उसको भी समझना है कि कहाँ पे जुमला खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट खत्म हुई तो उसके बाद हमने लगा दिया सेमी कॉलन। अच्छा, सेमी कॉलन अगर आप नहीं लगाओगे ना तो वो आपको एरर देगा कि यार मुझे बताओ तो सही जुमला कहाँ पे खत्म हो रहा है। वो समझेगा कि इसने आगे भी कुछ लिखना था, इसने लिखा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको ये हटा के रन करके दिखाता हूँ। वो देखो एरर दे दी उसने, मुझे कह रहा है कि यार भाई स्टेटमेंट टर्मिनेट तो करो। ठीक है, कह रहा है एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन। वो कह रहा है यार कि जानी कहीं सेमी कॉलन तो दिखा, कहाँ कहाँ पे तू जुमला खत्म कर रहे है। तो मैंने उसको बताया कि यार यहाँ तक जुमला खत्म, तो उसने यहाँ तक काम करके देखा कि अच्छा जुमला खत्म हो गया, उसने कहा ओके, यहाँ तक उसने मेरा काम कर दिया जितना मैंने लिखा हुआ था। तो जब भी हम कोई भी जुमला लिखेंगे उसके आखिर में सेमी कॉलन लगाएंगे ताकि उसको पता चले कि ये जुमला यहाँ तक खत्म हो गया। नहीं लगाएंगे सेमी कॉलन तो वो परेशान हो जाएगा कि यार ये क्या मसला क्या है इसको। ठीक है, फिर हम आते हैं, अब ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हो गया। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं कमेंट्स की तरफ। ठीक हो गया कि कमेंट्स क्या चीज़ है, कमेंट्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अच्छा, कमेंट्स ना बड़ी मज़े की चीज़ है, काम की चीज़ है, यानी कि कमेंट्स को आप ऐसे समझ लो। अच्छा, ये बुक से मैं आपको क्या ही पढ़ाऊँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। अच्छा, अब आपका एक मिसाल के तौर पे एक फ्रेंड है। अब आपको सर ने होमवर्क दिया था कि यार ये प्रोग्राम लिख के लाना सारे। अब आपने कर लिया, ठीक है, आप लाइक हो क्योंकि आप कोडेक्स चैनल देख रहे हो। ठीक है, और आपका फ्रेंड तो कोडेक्स नहीं देख रहा, अब उससे नहीं हो रहा प्रोग्राम। तो अब आपने कर लिया, अब आपका फ्रेंड कह रहा है यार कि मुझे भी भेज दे यार, मैं भी कर लूँ असाइनमेंट। तो आप बोलोगे ठीक है जानी, भेज देता हूँ। लेकिन अब उसको यही नहीं पता उसको कि यार ये लाइन हमने क्यों लिखी है और ये लाइन क्यों लिखी है। ठीक है, तो आप अब उसको क्या कॉल करके थोड़ी बता सकते हो कि यार इधर आ, ये जो लाइन नंबर 4 है ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से ख़त्म हो रही है। आप तो चाह रहे हो कि यार एक ही दफ़ा में उसको कोड भेज दो और वो खुद ही बैठ के समझ ले। तो मज़ा ही नहीं आ जाए कि यार आप कोड के अंदर ही उसको ऐसी बातें लिख दो कि वो समझ जाए। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार ये सी आउट स्टेटमेंट है।
जो कि आउटपुट के लिए यूज़ होती है। ठीक हो गया। ये सी आउट स्टेटमेंट है जो कि आउटपुट के लिए यूज़ होती है। अब ये मैंने लिख दिया। अब आपके फ्रेंड के पास जब प्रोग्राम जाएगा वो बोलेगा अच्छा ये सी आउट स्टेटमेंट क्या क्या लिखा हुआ है, ये सी आउट स्टेटमेंट जो आउटपुट, उसको पता लग गया कि यार ये सी आउट क्यों लगाई है, क्यों, क्योंकि आउटपुट के लिए। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है, कि यार ये इसने ये दो फ्रंट स्लैश क्यों लगाई है, इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा लिख, इसको हटा भाई, ये लिख सीधा सीधा, क्या प्रॉब्लम क्या है। नहीं न जानी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये मैंने रन किया ना, अब वो कह रहे कि ये सी आउट, ये क्या लिखा हुआ है तुमने, इसकी मुझे, कंपाइलर कह रहे यार जानी देख, इसकी समझ मुझे नहीं है ये क्या लिखा हुआ है। तो अब आप बोलोगे कि यार अब मैं अगर यूं करके कंपाइल करूं, आप बोलोगे यार अब तो हो गया यार, अब क्यों हुआ। ये इस वजह से हुआ है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि ये लगाने से हमने कंपाइलर को बता दिया कि ये कमेंट है, ये कमेंट है, ये तेरे लिए नहीं है, ये हमारे दोस्त के लिए है, ये तूने इसका कुछ भी नहीं करना, तू इसको इग्नोर कर कंपाइलर, कंपाइलर तुम इसको इग्नोर करो, ये हमारे फ्रेंड के लिए ये चीज़। ठीक है। कंपाइलर ने कहा ओके, अगर आप ये हटा दोगे फिर कंपाइलर समझेगा कि ये मेरे लिए इसने कोई बात लिखी है, इसको भी कोई एग्जीक्यूट कराना है इसने। हम बोलेंगे नहीं यार इसको हमने नहीं एग्जीक्यूट कराना, ये हमारे दोस्त के लिए है, उसके समझने के लिए हमने लिखा है कमेंट। समझ आ गई कमेंट क्या होते हैं, जो कि हम अपने कोड को समझने के लिए लिखते हैं, अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, और कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। क्यों, क्योंकि वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, उसके आगे हम दो फ्रंट स्लैश लगा देते हैं। अच्छा, अब जो दो फ्रंट स्लैश हम लगाते हैं ना, ये सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट का क्या मतलब है कि एक ही लाइन में ख़त्म हो गया। देखिए लाइन नंबर 4 में ही रहा है ये सी आउट स्टेटमेंट है जो कि आउटपुट के लिए इस्तेमाल यूज़ होती है। अच्छा, अब यही अगर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी आपने तफसील देनी है, ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट के हवाले से, या आप कह रहे हो दोस्त को कि भाई कभी तो खुद भी प्रोग्राम कर लिया कर यार, क्या हर वक्त मेरे से मांगता रहता है, तो आप लिखोगे भाई कभी तो खुद भी कोड कर लिया कर, कोड एक्स से पढ़ ले, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। ठीक है। अब ये देखो, ये दो लाइनों में बात आ गई। अब ऊपर वाली लाइन में जो बात रही वो सिंगल लाइन कमेंट में ही रही, लेकिन नीचे वाली जो लाइन है वो उस कमेंट से बाहर हो गई। अब यहाँ तक जो बात है वो तो कमेंट में है, लेकिन ये बात कमेंट में नहीं है, ये कंपाइलर समझेगा ये मेरे लिए कोई बात लिखी है। तो जो भी आपको लगे कि यार मेरी एक लाइन से ज़्यादा में बात जा रही है, तो उसके लिए आप मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करो। मल्टी लाइन कमेंट कैसे लगाते हैं, शुरू में ये ब्रैकेट और स्टेरिक, और आखिर में उसको बताना है कि यार यहाँ पे ख़त्म हो रही है हमारी। ठीक है। वो सिंगल लाइन वाले को तो बताने की ज़रूरत नहीं, उसको तो पता है कि जहाँ तक लाइन है वहीं तक ही मेरा जो वो है कमेंट है पाया जाएगा, क्योंकि वो है ही सिंगल लाइन। उसको पता है कि जैसी अगली लाइन पे चला गया तो मैंने अगली लाइन वाले को देखना ही नहीं है, जितनी पहली लाइन में उतने वही कमेंट है। ठीक है। लेकिन ये तो मल्टी लाइन है, अब ये दो में भी ख़त्म हो सकता है, तीन में भी ख़त्म हो सकता है, चार में भी ख़त्म हो सकता है लाइनों में। तो उसको बताने कि यार यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो शुरुआत में क्या लगाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट में हम क्या लगाते थे, दो फ्रंट स्लैश। इसमें हम क्या लगाते हैं, स्लैश और स्टार, और फिर आखिर में स्टार और स्लैश। ये उसको पता लग गया कि यार यहाँ से कमेंट शुरू है और यहाँ पे कमेंट ख़त्म है। ठीक हो गया, ये भी उसे समझ आ गई। अब ये हो गए मल्टी लाइन कमेंट्स, वो थे सिंगल लाइन कमेंट। अब आपको पता चल गया कि यार मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं। ये वही बातें हैं कमेंट इन सिंगल लाइन कमेंट का बताया हुआ है उन्होंने। ठीक है, ये देखो उन्होंने ये एक सी आउट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आगे लिखा हुआ है, इट प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन, तो सही बात लिखी हुई है, एक ही लाइन में है, तो सिंगल लाइन कमेंट उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक हो गया। फिर ये मल्टीपल लाइन कमेंट है। मल्टीपल लाइन कमेंट में इन्होंने प्रोग्राम के शुरू में लिख दिया दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब ये उसने अपने लिए लिखा है, कंपाइलर यहाँ से ही शुरू करेगा क्योंकि कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, कंपाइलर सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो मल्टी लाइन के लिए उसने क्या किया, शुरू में ये चीज़ और एंड में ये चीज़, ख़त्म बात। ठीक है, ये इतनी सी बात थी। अच्छा, ये है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको कमेंट्स की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो 3.1 मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। इंशाल्लाह कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कल से शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा खुद भी इसको प्रैक्टिस पढ़ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह पढ़ते रहें और
तालीम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह कामयाब होंगे आप। तो अल्लाह हाफ़िज़ यार, अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे भी याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।